नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और चूंकि हम ऐसे समय में ये चाय पर समीक्षा कार्यक्रम कर रहे हैं जिसके बाद माना जा रहा है कि लगभग 10 या 12 दिनों के बाद आचार संहिता भी लागू हो जाएगा जी और लगभग 1 महीने 1.5 महीने के बाद वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। जी ऐसे में राजनीतिक हलचल तेज है। टिकटों को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। भाजपा ने बड़ी बैठक लगातार बैक टू बैक की है। जी हालांकि टिकट के अभी घोषणा, जब तक हम शूट कर रहे हैं, घोषणा टिकट के उम्मीदवारों की नहीं हुई है। जी लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप पिछले सप्ताह अगर देखा जाए तो दक्षिण, वो तमिलनाडु भी गए, केरल भी गए, उसके बाद सीधे आ जाते हैं झारखंड, जी उसके बाद बंगाल। जी संदेश खाली को लेकर भी आक्रामक, ममता बनर्जी से भी मुलाकात हो जाती है राजभवन में, भले ही प्रोटोकॉलों से मुलाकात को बताया जा रहा है। जी फिर बिहार भी पहुंच जाते हैं। तो पूरा अगर देखा जाए तो मोदी की किस रणनीति के तहत फिलहाल चुनाव से पहले ये आपको दिखाई दे रहा है कि मोदी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, आपने दो चीज़ें कही कि एक तो बैक टू बैक हाँ, बीजेपी बैठक कर रही है बैठक कर कि रही है। उम्मीदवारों का चयन हो जाए। दूसरा, प्रधानमंत्री दक्षिण की बात करी आपने, बंगाल की बात करी आपने, तो ये दिखा रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मूड में है। और प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी ने क्योंकि 370 हटाया था, तो जनता 370 सीटें देकर जीत का टीका करेगी बीजेपी को। तो ये 370 सीटें आएंगी कहाँ से? अब अगर आप बात करते हैं जो कई ऐसे राज्य हैं, मान लीजिए कि दिल्ली है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और राजस्थान है, गुजरात है, जहाँ की बीजेपी ने 100% सीटें जीती थी। 100% स्ट्राइक था या हाँ 95 जो जी। था। और तो बीजेपी मानकर चल रही है कि इस बार भी शायद जो ऐसे राज्य हैं, ये राज्य हैं, इनमें 100% सीटें आ जाएंगी। बिल्कुल। उससे आगे तो नहीं जा सकते। राजस्थान में 25 से ज़्यादा नहीं आ सकती, गुजरात में 26 से ज़्यादा नहीं आ सकती, दिल्ली में 7 से ज़्यादा नहीं आ सकती, हिमाचल में 4 से ज़्यादा नहीं आ सकती। तो और सीटें कहाँ से आएंगी? तो और सीटें लाने के लिए ही दक्षिण पर फोकस है, बंगाल पर फोकस है, बिहार पर फोकस है। बिहार में हालांकि 39 थे। तो ये अब वो देखिए 39 थे, लेकिन जो बिहार में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी और बहुत सारे ओपिनियन पोल आए थे, उससे लग रहा था कि शायद 2-4-5 सीटों का नुकसान हो जाएगा। हालांकि बीजेपी को अपने दम पे फायदा हो रहा है। अपने दम पर फायदा हो रहा है। तो अब इसमें वो नुकसान ना हो जाए, वो कम से कम जो पिछली बार की संख्या थी वो तो बराबर उतनी आ जाए, तो इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। दक्षिण के लिए प्रधानमंत्री ने, अगर आप देखिए पिछले 5 साल में दक्षिण से सीधा उनका जुड़ाव बहुत अच्छा रहा है। आप देखिए कि जब वो 2019 का लोकसभा चुनाव जीते थे, तो सबसे पहले वो केरल में श्री कृष्णा गुरुवायूर मंदिर गए थे वहाँ पर जीतने के बाद। और उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री ने, चाहे वो केरल विधानसभा चुनाव की बात हो, चाहे और वहाँ पे आप देखिए कि बीजेपी को सीट नहीं मिली थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने वहाँ पर वहाँ के लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी दी, है ना। तो और बड़ी जिम्मेदारी भी दी। मुरलीधरन है जी, मुरुगन है जी, तमिलनाडु से। तो ये दिखाता है कि बीजेपी प्रभाव बढ़ा रही है। और अगर आप देखेंगे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव या पुडुचेरी विधानसभा चुनाव, और जैसा केरल में आपने कहा कि वोट प्रतिशत बढ़ा, तो ये तमिलनाडु में तो बीजेपी का खाता भी खुला, पुडुचेरी में आज वो सरकार में शामिल भी हैं। तो ये सफलता तो मिली है, दक्षिण में द्वार खुले हैं दक्षिण में। तो जो द्वार खुले हैं, तो उस द्वार में वो अंदर के और जो द्वार हैं वो और खुले, तो इस दिशा में प्रयास चल रहे हैं। और अभी जो तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष हैं नामलाई जी, उनकी जो यात्रा थी निकाली थी उन्होंने प्रदेश भर में, उसको अपार जन समर्थन मिला है। बिल्कुल। आप प्रधानमंत्री जी की जो अभी वहाँ पर दक्षिण का दौरा था, चाहे आप केरल की बात कर लीजिए, चाहे आप तमिलनाडु की बात कर लीजिए, वहाँ पर जो भारी भीड़ उपस्थित थी, आप जरा ना वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे, आप उनकी ही तस्वीरें देखिए। आपको कोई नहीं लगेगा कि ये जबरन लाया गया, या जो बहुत सारे चुनाव के समय में ऐसे लोग होते हैं कि ठीक है, पार्टियां किसी को ठेका दे देती हैं कि भैया सभा में भीड़ जुटानी है। भीड़ जुटाने जैसा में कल्चर है भी नहीं, उत्तर में जो कल्चर है वैसा दक्षिण में है नहीं। तो सुनने आए थे वो, तो प्रधानमंत्री को सुनने आए थे। तो अगर कोई समय निकालकर सुनने आ रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो
प्रभावित है उनकी नीतियों से। और हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लोकसभा और विधानसभा में मुद्दे अलग होते हैं। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगम के जरिए के आयोजन के जरिए चाहे पवित्र सेंगोल को संसद में सम्मान के साथ उचित स्थान प्रदान करने की बात हो, तो बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। और आप देखिए केंद्रीय योजनाओं का जितना लाभ देश के अन्य भागों में राज्यों में मिला है उतना ही दक्षिण को भी मिला है। और ये जो चीज़ है ना, ये बहुत सारे लोग पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए तमाम तरह की बातें करते हैं, दक्षिण उत्तर के बीच में खाई की बात करते हैं ताकि एक अलग एक नैरेटिव सेट हो। लेकिन ऐसा नहीं है, दक्षिण को भी पूरी मदद दी गई है, हर योजना का लाभ मिला है। आप बताइए कि इससे पहले कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने आवास आज तमिलनाडु के लोगों को मिले हैं, क्या इससे पहले कि किसी प्रधानमंत्री ने दिए? ऐसा ही केरला में, ऐसा ही आप दक्षिण के किसी भी राज्य को उठा लीजिए, चाहे उत्तर को उठा लीजिए, पश्चिम को उठा लीजिए, पूर्व के उठा लीजिए, हर जगह की संख्या बढ़ी है केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों की। तो ये एक जो चीज़ है, और ख़ासतौर पे जो ईमानदार सरकार दी गई है, और युवाओं को साथ लेकर और तकनीक का साथ लेकर। और आप देखिए कि बहुत सारे हमारे जो युवा हैं, चाहे केरल से हों, तमिलनाडु से हों, ये लोग अधिकांश विदेशों में जाते हैं, बड़े अच्छे पदों पर होते हैं। इतने 5 साल आप या उससे और पिछला 5 साल उनका कार्यकाल देखिए, जब भी विदेशों में जरूरत पड़ी है सरकार ने उनकी मदद की है, और वो सुरक्षित लौट कर आए हैं। ऐसी जो सुरक्षित लौट कर आए हैं उनमें बड़ी संख्या दक्षिण भारतीयों की ही है। तो ये दिखाता है कि हर भारतीय प्रधानमंत्री के लिए उसकी जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि है, और भारत सरकार को सिर्फ एक आग्रह मिलना चाहिए या सूचना मिलनी चाहिए, सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। तो ये, और आपने देखा कि केरल में, और अगर आप तमिलनाडु की बात करें तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने जो क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं, जो क्षेत्रीय भावनाएं हैं, उनको छूने का, उनको एक तरह से उनकी जो निजी महत्वाकांक्षा है लोगों की, उनकी जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा है, उस पर सरकार किस तरह से फोकस कर रही है, ये भी बताया लोगों को। तो एक बड़ा अच्छा रहा है। और आप देखिए कि इससे पहले दिल्ली से जो भी बड़े नेता जाते हैं वो जाकर सिर्फ दूसरों पर हमला करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के अगर आप संबोधनों को देखें तो प्रधानमंत्री जब किसी राज्य में जाते हैं तो पहले उस क्षेत्र के, उस जिले के, उस इलाके के जो और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ना, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो जो सम्मानित लोग रहे हैं, या जो ऐसे कह सकते हैं कि शिखर पुरुष जो वहाँ के हुए हैं, उनका पहले नाम लेते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उसके बाद अपने संबोधन की शुरुआत करते हैं। और इसमें कोई पार्टी का नहीं होता, वो हर पार्टी के व्यक्ति को, शिखर पुरुष को वो सम्मान के साथ याद करते हैं। तो ये दिखाता है कि वो सच में जुड़ना चाहते हैं और उनके दिल में हर भारतीय है। तो ये एक हमने देखा कि केरल में और तमिलनाडु में, और जिस तरह से लगातार दौरे कर रहे हैं, और आप देखिए कि हर महीने वो दक्षिण में जाते ही जाते हैं। तो ये एक दिखा रहा है कि पहले होता था कि जब खबरें हम पढ़ते थे कि प्रधानमंत्री दक्षिण का दौरा करेंगे या प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी खबर होती थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री अभी आज तमिलनाडु में हैं, फिर महाराष्ट्र पहुंच गए, फिर आंध्र पहुंच गए, फिर वापस वहीं पहुंच गए, तो लगातार उनका दौरा चलता रहता है। अभी सरकारी परियोजनाएं भी का भी वो जो शिलान्यास या उद्घाटन कर रहे हैं, जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। तो लगातार मुझे लगता है कि बीजेपी ने जिस तरह से फोकस किया है, और रक्षा मंत्री भी अभी होकर आए, उड़ीसा गए थे, बिहार गए थे, उससे पहले केरला भी थे, केरल में भी थे जी, और जेपी नड्डा भी गए थे, अमित शाह भी गए थे। तो लगातार केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के जो आला नेता हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं। और हमने जो शुरुआत करी अपने कार्यक्रम की वो यही था कि 370 सीटें कहाँ से आएंगी। बीजेपी को पता है कि उत्तर में हम मैनेज कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में भी हैं, हमको दायरा आगे बढ़ाना है। तो जहाँ पर बिल्कुल शून्य है वहाँ पर खाता खुले, जहाँ पर खाता खुल चुका है पिछली बार, वहाँ पर थोड़ा सा वो डबल डिजिट में आए। जैसे तेलंगाना में 4 थे, तो 4 से हम 10 पर जाएं, या थोड़ा सा 4 से कम आगे बढ़े। आपने पश्चिम बंगाल की बात करी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी 18 से आगे जाना चाहती है, जितने ओपिनियन पोल हैं। एक जो लेटेस्ट है इंडिया टीवी का, वो भी दिखा रहा है कि बीजेपी 18 की बजाय इस बार 20 ला रही है। तो और भी सब हमने ओपिनियन पोल देखे, वो 20 से भी आगे ले जा रहे हैं, तो 22 भी दे रहे हैं जी। तो ये लगातार दिख रहा है कि बीजेपी का 2-3 फोकस हैं इस चुनाव में, कि 370 लाने के लिए क्या मेहनत कर रहे हैं ये लोग। पहला जो इन्होंने सेट किया है लक्ष्य,
कि हमको 50% से ऊपर वोट लेकर आना है। अच्छा, अगर आप 50% लेकर आते हैं वोट, तो जाहिर सी बात है कि वो 400 का आंकड़ा भी आसानी से पार हो सकता है, और हो सकता है कि वो पता नहीं फिर कहाँ जाके टैली रुकेगी। 1984 में 49% वोट आए थे राजीव गांधी को, कांग्रेस को। जी, और आज तक अगर हम देखें भारतीय चुनावी राजनीति का इतिहास उठाकर देखें, तो पहली बात तो ये होती है कि 50% मतदान टोटल भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, उस में से जितना भी मतदान होता है उसमें से आज तक भारत में 50% वाली सरकार ही नहीं बनी है। बिल्कुल। तो अगर वैसे देखें तो ये जो भी सरकार बनी है आज तक उसको समस्त भारतीयों का तो वोट ही नहीं रहा है, अगर हम वैसे। लेकिन लोकतंत्र, हमारा जो डेमोक्रेसी है, वो नंबरों का खेल है। जिसके पास बहुमत है, आंकड़ा है, वो सरकार बना लेता है, और वही फिर सबकी भावनाओं का भी ख्याल रखता है। तो ये एक रिकॉर्ड होगा अगर बीजेपी 50% से ऊपर वोट प्रतिशत हासिल करके सरकार बनाती है, सीटों के लिहाज से भी और इसके लिहाज। तो ये मुझे लग रहा है कि जो 2024 का चुनाव है ना, ये चुनावी राजनीति का हमारे इतिहास में कई नए रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। और जब ऐसे रिकॉर्ड बनेंगे ना, तो ये जितने लोग ईवीएम को, वीवीपैट को लेकर जो संदेह जाहिर करते हैं, उनके भी सब भ्रम टूट जाएंगे कि भाई अब जनता निकलती है किसी के लिए मतदान करने के लिए और थोक में मतदान करने के लिए, तो फिर सारे भ्रम और ये सब चीजें निकल जाती हैं। तो पहला लक्ष्य बीजेपी का है कि 50% से ऊपर वोट हासिल किया जाए। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है कि हर बूथ पर 370 वोट पिछली बार से ज्यादा आने चाहिए, उसके लिए भी ये लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरी रणनीति बना रहे हैं। और बीजेपी की सारी चुनावी मशीनरी पिछले काफी समय से, बीजेपी की या फिर सिर्फ बीजेपी की, काफी आरएसएस? हाँ भाई, बीजेपी की सारी मशीनरी में आरएसएस के जितने भी आनुषंगिक संगठन हैं, चाहे वो आप विश्व हिंदू परिषद को ले लीजिए, बजरंग दल को ले लीजिए, एबीवीपी को ले लीजिए, जितने सब सक्रिय हैं, तो सब अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखिए, वो संगठन के जितने भी हमने नाम लिए और इसके अलावा भी बहुत सारे संगठन हैं, उन सब के संगठनों में के कार्यक्रमों में वो जा भी रहे हैं। तो संगठन को साथ रखने का, सबको खुश करने का प्रयास है, और जमीन पर सब मिलकर काम करें, इसके लिए पूरा का पूरा जो कह सकते हैं कि रणनीति बन चुकी है और लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए बीजेपी आज की डेट में ही नहीं, हमको नहीं आज ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अपनी बैठक करी तो आज वो आगे है, वो बहुत पहले से आगे बनी हुई है। आप देखिए कि अभी बहुत सारे लोगों में गठबंधन हुआ नहीं है, या सीटों बंटवारे पर चर्चा भी नहीं शुरू हुई है, यहाँ पर तो सब कुछ हो चुका है। बिल्कुल नहीं, लेकिन एक सवाल उठ रहा है ना सर कि यूपी में भी जो चर्चाएं हुई है कि सिर्फ 6 सीटें गठबंधन के सहयोगियों को देना है। जी। 2 सीटें ऑलरेडी अनुप्रिया पटेल की पार्टी के पास है। जी। इसके अलावा राजभर है, निषाद पार्टी है आपके साथ, आरएलडी जैसी बड़ी पार्टी है जिसके 9 विधायक भी हैं। तो सिर्फ 4 सीटों में राजभर, निषाद और ये चौधरी, ये 3 को आप सिर्फ 4 सीटों में कैसे समेटेंगे? बड़ा सवाल तो यही है ना। आपने कहीं महाराष्ट्र में भी गठबंधन को लेकर डील नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुई है, बिहार में भी बातचीत हुई ही नहीं है, और नीतीश कुमार सुनने में आ रहा है कि विदेश दौरे पर जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या रणनीति है पता नहीं। मतलब अब भाजपा के सहयोगी दलों को भी ये लग रहा है कि यार शामिल तो हो गए हैं, साथ तो आ गए हैं, लेकिन मुझे मिलेगा क्या, और समय बीत रहा है। जी, देखिए उनकी जो चिंता है स्वाभाविक है, लेकिन जहां तक आपने बात करी आरएलडी को और निषाद पार्टी और जो राजभर जी की पार्टी लेकिन 6 सीटें ही दी जा रही है। 6, तो इन आपने कहा कि 3 लोगों में 4 सीटें, तो जिसमें से 2 आरएलडी को और एक उन दोनों को जा रही है। तो लेकिन इसमें यह भी देखना होगा कि इससे पहले उन्होंने कितनी सीटें जीती हैं, है ना। और एक जो सर्वे है वो सिर्फ बीजेपी का सर्वे नहीं है, बहुत सारे तमाम चैनलों का सर्वे है, तमाम निजी कंपनियों के सर्वे हैं कि इस समय अगर आप बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे तो जीत की ज़्यादा चांसेस हैं। तो बहुत सारे जो कई बार होता है अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है, जैसे अब आरएलडी को दिखाने के लिए 2 सीट दी गई, लेकिन उसके 4 उम्मीदवार उतारे गए, 2 बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे, क्योंकि जीत के चांस उस सिंबल पर है, उस सिंबल पर नहीं है। तो ये ऐसी रणनीति बहुत सारे राज्यों में, खुद आप समझ संजय निषाद के बेटे बीजेपी के सिंबल से जीते हुए हैं। जी, लेकिन वो निषाद पार्टी के हैं, तो वो इसलिए होता है कि वो सिंबल कहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जैसे दिल्ली में जब बीजेपी और अकाली दल का चुनाव गठबंधन होता था, तो अकाली दल के जो कैंडिडेट्स थे वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ते थे। जी, तो ये इसीलिए ही होता है कि आपको जीत की गारंटी बन सके। तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग पार्टियां करती हैं चुनाव जीतने के लिए। तो मुझे लगता है कि संख्या पे नहीं जाके हमको ये देखना चाहिए कि बाद में चीजें क्या निकल कर आती हैं, अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में क्या हुई है। लेट क्यों हो रहा है? हाँ, लेट तो देखिए अब आधिकारिक तौर पर मुझे याद है 2018 में दिसंबर महीने में ही बिहार की सीट की बंटवारा
हो गया था। रामविलास जी। पासवान, अमित शाह और नीतीश कुमार ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी थी। जी, लेकिन ये 10 तारीख के आसपास नीतीश कुमार विदेश दौरे से आएंगे, जी। 4 को वो जाने वाले। क्या उससे पहले हो जाएगा, मुझे क्या ऐसा उसके लगता बाद है, होगा, ऐसा लगता पता है नहीं। कि उससे पहले हुआ। आज प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री परिषद यानी कि जो काउंसिल है कैबिनेट की, पूरी उसकी एक बैठक बुला रखी है और ये अंतिम बैठक है काउंसिल की। तो उसके बाद मुझे लगता है कि शायद उस बैठक में आज बहुत सारे संदेश संकेत दिए जाएंगे। उसके बाद सहयोगी दलों के साथ, जैसा आपने कहा, सीटों के बंटवारों को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि बीजेपी अपने लगभग 200 नाम तय कर चुकी है और अब सहयोगियों को भी, जो सारे सहयोगियों को मिला ले, मुझे लगता है कि शायद 25-30 से ज़्यादा नहीं देने जा रही है। लेकिन सर, आप बीजेपी कवर करते हैं तो ज्यादा ये नहीं पूछेंगे कि किसको टिकट मिल रही है, किसको नहीं। लेकिन मंत्रियों में जो बड़े मंत्री हैं जिनको टिकट नहीं मिल सकती, उनमें आप अगर एक दो को आप नाम बता दे तो। देखिए, ऐसा कुछ भी हम अब बीजेपी में देखिए, पिछले अगर हम जब प्रेडिक्शन से, करना हाँ, मुश्किल है। 2014 से देखें तो वही सही कह रहे हैं कि प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी क्या उनके मन में चल रहा है, ये वो सिर्फ वही दोनों जानते हैं, है ना। कोई नहीं जानता कि किसका नाम आ जाएगा, किसका नाम कट जाएगा। ये जो बैठक में वहाँ पर जो चर्चाएं होती हैं, जो आपको दिखता है फोटो में कि 20 लोग हैं, शायद हो सकता है कि वो पता नहीं उन 20 को भी पता होता है कि नहीं होता है, वो अंत में क्या होता है कुछ नहीं पता। लेकिन इतना तय है कि जो राज्यसभा कोटे से मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, जिसमें भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण जैसे नेता हैं, वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, क्योंकि बीजेपी को बहुत समय से कवर कर रहे हैं, 2 दशक से ज़्यादा समय हो गया। तो पहले जब बैठकें होती थी, मान लीजिए कि अब बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हुई है, अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, उस समय के जो लोग होते थे, संगप्रिय गौतम, या जो भी लोग होते थे, चर्चा हुई, शाम को लिस्ट जारी हो गई। अब आपने कहा ना कि प्रेडिक्शन क्यों नहीं कर सकते, अब वो सबके सामने चर्चा हो गई, नामों पे चर्चा हो गई, लेकिन लिस्ट तो जारी नहीं हुई। तो लिस्ट को आखिरी में कौन फाइनल करेगा? लोक कल्याण मार्ग पे होगा वो फाइल। ठीक है। लेकिन सर, देश में कुछ भी राजनीति हो सर, बीजेपी उसके इर्द गिर्द जरूर रहती है। और पिछले सप्ताह जो हमने देखा, भले ही विपक्ष उसको लोकतंत्र की लेकर दुहाई देता रहा है, क्रॉस वोटिंग, हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हुआ 9 विधायकों का। हिमाचल प्रदेश की राजनीति किस तरीके से संकट में आई। भले ही सुक्खू सरकार 3 महीने के लिए बच गई है, लेकिन कहीं ना कहीं संकट बरकरार है। विक्रमादित्य सिंह का जो रुख है, उसमें अभी भी नरमी नहीं आई है। और प्रतिभा सिंह के बयान जो हमने देखे हैं, वो भी बता रही है कि हम नाराज हैं, हमें हमारी अनदेखी की गई है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा किस तरीके से सपा को झटका दे गए 9 विधायक। यहाँ लोकतंत्र का एक तरीके से खत्म करने की कोशिश हुई। क्रॉस वोटिंग कर्नाटक में भी हुई, वहां बीजेपी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में कर दिया। तो सर, क्या राज्यसभा चुनाव में जो कुछ हमने देखा, उसको लेकर आप उसको कैसे देखते हैं? और एक तरफ बिहार भी है, जहां राज्यसभा चुनाव तो निश्चिंत आराम से हो गया, लेकिन उसके बाद बीजेपी का ऑपरेशन जारी है। जो बीजेपी सरकार से बाहर रहने के बाद खामोश थी, वो सरकार में आने के बाद ऑपरेशन करना शुरू कर चुकी है। और वो ना सिर्फ आरजेडी का, बल्कि नीतीश की भी टेंशन को बढ़ा रही होगी। जी बिल्कुल, नीतीश की टेंशन इसलिए बढ़ रही होगी क्योंकि उनके संख्या बल उनका बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर उनका उतना ही है। तो लेकिन अब ये हो सकता है कि जैसा नीतीश को पिछली बार आशंका थी कि वो उनकी पार्टी को तोड़ रहे हैं, तो अब दिखाने के लिए आरजेडी पर हमला हो रहा है। लेकिन आपने जो बात करी क्रॉस वोटिंग की और हिमाचल की बात करी खासतौर पर, तो हिमाचल में सरकार का गठन ही असंतोष की बुनियाद पर हुआ था। जिस तरीके से पहले चुनाव परिणाम आने के बाद से विक्रमादित्य और उनकी माताजी चाह रही थी कि मुख्यमंत्री पद हमको मिले, वहाँ पर चाहे मुकेश अग्निहोत्री थे, वो भी एक दावेदार थे, इसके अलावा सुक्खू जी तो थे ही दावेदार। लेकिन फॉर्मूला निकाला गया कि ठीक है, मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम और इनको सुक्खू को चीफ मिनिस्टर, और बाकी जितने विक्रमादित्य और बाकी जो भी और आकांक्षी थे उन सबको अध्यक्ष बनी रहेंगी। विक्रमादित्य को कैबिनेट मंत्री और पीडब्ल्यूडी से बड़ा मंत्रालय दिया गया। लेकिन वो असंतोष पहले दिन से नजर आ रहा था। और आपने देखा कि जिस तरीके से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी विक्रमादित्य सिंह गए थे, सारी कांग्रेस ने दूरी बना के रखी थी, लेकिन वो गए थे वहां पर। तो ये दिखा रहा था कि वो अपना एक अलग एजेंडा लेकर चल रहे हैं पार्टी से। और अब जो वहाँ पर जितने भी हलचल हुई है, जो भी वहाँ पर पहाड़ खिसका है कांग्रेस का, उसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है। आप देखिए, कांग्रेस ने जब कुछ बवाल खड़ा हो जाता है
तो वहाँ पर वो पर्यवेक्षक भेजते हैं, तब वो समन्वय समिति बनाते हैं, तब वो डैमेज कंट्रोल में लगते हैं। लेकिन जब वो चिंगारी सुलग रही होती है तब उस पर वो ध्यान नहीं देते, बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और उसका खामियाजा उनको हर बार भुगतना पड़ता है। अब आप देखिए कि इस बात सिर्फ हिमाचल प्रदेश की नहीं है, इससे पहले अभी जो छत्तीसगढ़ में चुनाव हारे हैं तो वहाँ पे भूपेश बघेल और टी एस सिंहदेव को 6 महीने पहले चुनाव के पहले डिप्टी सीएम बनाया गया। वो कितनी बार उन्होंने विधायकों की परेड भी कराई थी, भूपेश बघेल ने भी परेड कराई थी। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई है वो ले डूबी। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह की लड़ाई इनको ले डूबी। तो यहाँ पर जहाँ भी दो नेता खड़े हो गए हैं वहाँ पर कांग्रेस नहीं सुलझा पाई है नेतृत्व का मुद्दा, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। और ऐसा ही हिमाचल में हो रहा है। और ये ठीक है कि थोड़ा बहुत जीवनदान मिल गया, लेकिन ये सरकार वहाँ पर स्थायी नहीं रहेगी। वो कुछ भी कर सकते हैं विक्रमादित्य, और बीजेपी को दिख रहा है कि उत्तर भारत में एकमात्र सरकार है यहाँ पे इनकी कांग्रेस की। तो इसको अगर उत्तर भारत से हटा दें तो उत्तर भारत से पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और एक अभी जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि चारों सीटें लोकसभा जीत रही है बीजेपी। और उसमें एक जो महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो ये है कि विधानसभा में अब इस समय उल्टी है। अगर मान लीजिए कि आज की डेट में चुनाव होते हैं तो जो 24 कांग्रेस और 40 प्लस बीजेपी जाएगी, तो ये बीजेपी का आत्मविश्वास इससे बढ़ा हुआ है। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से वहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दों की नेतृत्व की अनदेखी की है, जो वहाँ पे निजी वहाँ पे जो विक्रमादित्य सिंह की जो निजी आकांक्षाएं थी उनको पूरा नहीं किया गया, तो इसलिए वो नाराज बने रहे। और ऐसा ही आप देखिए कि कर्नाटक में भी होगा। वहाँ पर डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच में कई बार तलवारें खिंच जाती हैं, कई बार मंत्री हैं, विधायक हैं, वो नहीं जाते हैं बैठकों में। तो ये दिखाता है कि वहाँ भी आज नहीं तो कल ये बवाल खड़ा होना ही है। तो कांग्रेस को जब बवाल खड़ा हो जाए तब जाकर समन्वय समिति बनाना और तब जाकर पर्यवेक्षक भेजने की बजाय शुरू में ही चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहिए। आप देखिए बीजेपी में जब से मोदी और शाह का युग आया है तमाम राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन हो गए, किसी ने चूं तक नहीं की। शिवराज सिंह चौहान जो अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट लेकर आए, उनको बोल दिया कि आपको सीएम पद से हटना है, उन्होंने चूं तक नहीं की। ऐसे आप देख लीजिए कहीं भी और पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं, पार्टी के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं और दक्षिण तक वो दौरा कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल कर रहे हैं। और ऐसे आप देखिए वसुंधरा राजे को कहते थे कि कोई नहीं हटा सकता, आप देखिए कि वो भी अब पार्टी के लिए काम कर रही है, तो कोई जरा सा चू नहीं करता। तो ये क्या है, जब तक आप कंट्रोल में नहीं रखते हैं, कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि तानाशाह बन जाइए, है ना, लेकिन जो विश्वास में लेना चाहिए। और जो अगर कहीं कुछ नाराजगी है तो उसको समय रहते उसको ठीक किया जाए। चीजों को बात ये है कि 9 बजे के करीब या 10 बजे के करीब में ये सबको पता चल जाता है कि हिमाचल में कांग्रेस के भीतर बड़ी टूट हुई है। जी बिल्कुल। और पर्यवेक्षक पहुंचते हैं अगले दिन शाम को 5 बजे। जी जी। तो ये इतनी सुस्ती और देखिए ये गोवा उदाहरण था। तो ये देखिए सुस्ती दिखाते हैं और उस सुस्ती का खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है। ये आप देखिए कि इनके अंदर वो भूख नहीं है जीत की, सत्ता की भूख अलग होती है, एक जीत की भूख होती है। बीजेपी का आप देख लीजिए कोई सा चुनाव, छोटा छोटा चुनाव, चंडीगढ़ मेयर चुनाव था, जीत की भूख थी कि हमको जीत हासिल करनी है, तो वो आप उसके लिए जुट जाते हैं और उनका पूरा तंत्र जुट जाता है। राजनीति में सब जायज है। हाँ, राजनीति में सब जायज है। और एक चीज हमको और देखना चाहिए कि हमको आज जो दिखता है कि ये देखो बीजेपी ने ये काम गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ये नहीं, ये तो देखिए लोकतंत्र कहता होगा, ऐसे नहीं, ऐसे कर। यही काम एग्जैक्टली कांग्रेस के समय में होता था, लेकिन उस समय इतना सोशल मीडिया नहीं था और उस समय शायद हम लोग इतने जागरूक नहीं थे। लेकिन उस समय क्योंकि हम पत्रकारिता में 20-25 साल हो गए, तो हम देखते हैं थे कि उस समय यही काम वो लोग करते थे और आज यही काम ये कर रहे हैं। दिन अखबार में आता था तब तक तो मामला पुराना हो जाता। जी जी। और हैरानी थी कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील हार गए और उनको पता तक नहीं चला कि जो लोग उनके साथ डिनर कर रहे हैं या सुबह का नाश्ता कर रहे हैं वही उनको धोखा देने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई बड़ा वकील हारा है, इससे पहले आर.के. आनंद हरियाणा में हार चुके हैं और उनके पास भी बहुमत था, लेकिन वो शायद वो वहां भी ऐसे कुछ इंक वगैरह का कुछ था कि उस पे बैलेट पेपर पे इंक आ गया था, का भी मामला था। जी जी जी। तो पहले भी हारे हैं विधायकों की जो और यहाँ पर ना एक चीज और हम जोड़ना चाहूंगा कि जैसे अब क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो मतदाता है वो ही लोभ में आकर वोट देता है, तो वो मतदाता तो इनसे सीख रहे हैं ना। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, उत्तर प्रदेश में देखिए ये एक बड़ा ऑपरेशन था बीजेपी का कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उसका जब वो 100 से ज़्यादा नंबर ले आई थी तभी से लग रहा था कि शायद वो पार्टी टूटेगी।
और पहले तो सरकार चली, लेकिन उसके बाद देखा गया कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस के साथ ही गठबंधन नहीं किया, बल्कि कुछ ऐसे काम किए जो कि अब जैसे मनोज पांडे जिन्होंने सबसे पहले बगावत करी, उनका ये कहना है कि आपने हमारे राम का सम्मान नहीं किया, बिल्कुल। आपने हमारी जो जनभावनाएं हैं उनका सम्मान नहीं किया। अच्छा, आप देखिए कि जितने लोग गए हैं उनकी शिकायतें कहीं ना कहीं जायज इसलिए लगती हैं क्योंकि अखिलेश यादव सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के आगे के जरिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और आज का जो जमाना है वो सबको साथ लेकर चलने का है। आप तुष्टीकरण की राजनीति से निजी लाभ आपको हो सकता है, देश को लाभ नहीं होता, ऐसा पूरा इतिहास भरा पड़ा है इस चीज से। तो अच्छा, और आपने आज तक जिसके वोट बैंक के लिए जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसका भी आपने भला नहीं किया है। आपने अभी जो राज्यसभा चुनाव हुए उसमें एक भी कैंडिडेट नहीं बनाया। आप पीडीए की बात करते हैं, पीडीए का एक भी वहां पर नहीं था। तो ये कहने की और करने की बातें कुछ और होती हैं। आपके पिताजी बार बार मना करते थे कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना है, अपने रहते हुए भी उन्होंने मना किया था, उनके जाने के बाद भी आपने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया है। तो उसका लाभ कुछ भी नहीं होने वाला है। जितना भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं यही दर्शा रहे हैं, और जितने भी विधायक गए हैं इन्होंने भी, देखिए जो भी राजनीति में है वो मौसम विज्ञानी जरूर होता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। उसको पता होता है कि कहाँ पे जीत मिलेगी, कहाँ पर मुझे खाली धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। उनको भी लग रहा है कि वहीं जीत है तो वो वहीं जाएंगे। सबको अपनी करियर की चिंता होती है। बिल्कुल। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले सप्ताह में, आने वाले महीनों में राजनीति देश की किस ओर जाती है। लेकिन अब राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो बढ़ने वाली है। लोकसभा के चुनाव होने हैं, भारत ही नहीं पूरे दुनिया की नज़र है देश पर, और ऐसे में हम तमाम खबरें राजनीति से जुड़े हुए आपको बताते रहेंगे। हम अलग अलग स्टेट्स जो हैं उनके भी हाल आपको बताते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल प्रभा साक्षी के साथ जुड़े रहना होगा। आज के लिए चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।